ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने किसी का मर्डर कर दिया होता है और वह डरी हुई बैठी होती है। तभी वहां पर पुलिस आती है, पुलिस उसे वहां से लेकर जाती है और हम देखते हैं बाहर खड़े लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि इस लड़की का नाम मिमी है और इसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया है। अब हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिमी को अब जेल से रिहा कर दिया गया होता है और उसे जेलर ने बोला होता है कि जेल से निकलने के बाद वह बाहर जाकर एक अच्छी जिंदगी जिए और कोई भी क्राइम न करे। इधर हम देखते हैं मिमी को जो पैदल चलकर अपने घर आ रही हो। मिमी उनकी तरफ जाती है और वह ऊपर की तरफ देखती है तो वहां पर हमें हमारी कहानी के मेन लीड को दिखाया जाता है और वह बहुत ही फेमस इंसान होता है। इसका नाम ग्वानसीक होता है और ये पूरे कोरिया में बेस्ट एक्टिंग के लिए फेमस होता है। सभी लड़कियां उसके पीछे पागल होती हैं क्योंकि वह दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है और मिमी देखकर हैरान होती है। फिर किसी और का पहले ग्वानसिक के साथ रिलेशनशिप हुआ करता था। अब सभी लोग उसका इंटरव्यू देख रहे होते हैं जहां पर इंटरव्यू में मीडिया रिपोर्टर उससे पूछती है कि आखिर वह यहाँ वापस क्यों आया है, जिस पर वह बोलता है कि वह किसी को ढूंढने आया है। और उसी के साथ मिमी अपना फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर उसे ग्वानसिक प्रपोज किया होता है शादी करने के लिए, पर मिमी उसे मना कर देती है और कहती है कि उसने बस उसे यूज़ किया है अपने खर्चे निकालने के लिए क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था ग्वानसिक को। यह चीज़ बहुत ज़्यादा शॉक लगती है क्योंकि वह मिमी के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में था और वह अचानक से ऐसा कैसे कर सकती है। ग्वानसिक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन इसी के साथ हमें स्टोरी के मेन पार्ट को दिखाया जाता है कि मिमी ने अपना मन क्यों बदल लिया था ग्वानसिक से शादी करने के लिए। तो हमें पता चलता है कि इधर मिमी की मदर का उसके पास कॉल आता है और वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना, हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तुम्हारे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम एक वक्त का खाना खा सकें। इसलिए तुम्हें अब हुओ लिंग से शादी करनी होगी क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे फैमिली को बचा सकता है। इस कर्जे में हमें डूबने से मिमी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी माँ की बात मान लेती है और हुओ लिंग जैसे क्रूर इंसान से शादी कर लेती है। अब हमें उसकी शादी की नाइट का सीन दिखाया जाता है और उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि आज रात को हुओ लिंग को डिसअपॉइंट न करें और उसे पूरी तरीके से अपने वश में कर लें। तभी हम देखते हैं कि मिमी के रूम में एंट्री होती है हुओ लिंग की, जो किसी और लड़की को लेकर आया होता है और वह उसे किस कर रहा होता है। मिमी देखकर हैरान होती है और वह हुओ लिंग से कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो। हुओ लिंग बोलता है, तो मैं क्या लगा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी ब्यूटी के लिए की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था और देखो मुझे मौका मिल गया। मेरे पैसों ने तुम्हें मेरे पास लाकर पटक दिया और अब मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूँ वह कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वह मिमी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मिमी उसे रोक देती है। तभी मिमी को वहाँ पर रखा हुआ एक चाकू मिलता है और वह चाकू को अपनी गर्दन पर रख लेती है और वह उससे कहती है अगर वह उस पर क्लोज आया तो वह खुद को मार देगी। हुओ लिंग कहता है, तुम्हारे साथ धीरे धीरे करके खेलने में मज़ा आएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे रिजेक्ट करने का क्या मतलब बनता है। अब अगला सीन दिखाया जाता है, मिमी अपने पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ उसे देखकर हैरान होती है और कहती हैं, तुम शादी के अगले दिन यहाँ आ गई हुओ लिंग की तरह। तब इसके फादर देखते हैं और उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि मिमी की शादी हो गई है और वह अचानक से मिमी के हाथ पर पड़ा हुआ निशान देख लेते हैं। मिमी अपना हाथ ढक देती है, लेकिन उसके फादर समझ जाते हैं कि हुओ लिंग ने उसके साथ बदतमीजी की है और वह मिमी से कहते हैं, वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो प्लीज़। मिमी कहती है, डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन यहाँ पर उसके फादर को कल रात की सारी सच्चाई पता होती है और वह कहते हैं, हुओ लिंग वैसे भी कैरेक्टर से अच्छा लड़का नहीं था और तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और तुम उसे बस अब डिवोर्स दे दो, मेरी यही आखिरी इच्छा है। मिमी की माँ उससे कहती है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम्हें पता है ना हमारे फैमिली के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है, उस कर्जे को हम कैसे ख़त्म करेंगे। जिसको सुनकर मिमी के फादर को हार्ट अटैक आने लगता है और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मिमी घबरा जाती है अपनी माँ से, डॉक्टर को बुलाकर लाने के लिए बोलती है। डॉक्टर थोड़ी देर में आकर उसके फादर को थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स कर देते हैं और वह वहीं पर वेंटिलेशन पर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मिमी की माँ को जैसे समझा रही होती है, तो मैं अपने फादर की बातों में नहीं आना चाहती और तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगी। हुआ लिंग एक बहुत अच्छा लड़का है और उसके पास पैसे हैं और उन पैसों से हमारी मदद हो सकती है। तुम्हारे फादर का हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा है
और अभी हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, इसलिए तुम्हें उसके साथ रहना होगा। और वह मीमी को समझाकर वहाँ से भेज देते हैं। मीमी भी वहाँ से अच्छी बनकर आने लगती है, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है उसके फादर का। वह हैरान होती है कि फादर तो अंदर वेंटिलेशन पर हैं। उनका मैसेज उसके पास कैसे आ सकता है, जिस पर उसके फादर ने लिखा होता है कि वह अपनी बेटी को ऐसे ही किसी राक्षस के हाथ में सफ़र होने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए वह अपनी लाइफ को एंड करवा रहे हैं। मीमी हैरान होती है और वह भागते हुए अपने फादर के केबिन में जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसके फादर की डेड बॉडी नहीं है और उसकी मॉम अकेली बैठी हुई है। और उसकी मॉम उसे देखकर मारना शुरू कर देती है और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे फादर अटैक से मर गए, अब तुम क्या चाहती हो हम सब भी मर जाएं। लेकिन तभी वहां पर ग्वेनसिक आ जाता है और वह मीमी को उसकी मदर से बचा लेता है और उसे कहता है, तुम्हारे फादर ने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि तुमने मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। तो मैं अब किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं समझता, क्योंकि तुम्हारे फादर तो इस दुनिया से जा चुके हैं और तुम उसे राक्षस के साथ नहीं रहोगी। मीमी अब बाहर से ग्वेनसिक के साथ चली आती है और वह रास्ते में आकर ग्वेनसिक का हाथ छोड़ देती है और उससे कहती है, तुझे मेरे साथ नहीं चलना चाहिए, तू बहुत ही फेमस इंसान है और अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो वह मेरे फोटोज़ को प्रिंट करवा देगा, इसलिए तू यहाँ से जाओ, हम बाद में मिलते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ग्वेनसिक को वहाँ से जाना पड़ता है अपने इस खौफ की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस होती है। इधर हम देखते हैं ग्वेनसिक की मॉम को, जो उसके जाने के बाद मीमी के पास आती है। उनका ड्राइवर आकर उससे कहता है, हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। मीमी गाड़ी के अंदर जाती है, जहां पर ग्वेनसिक की मॉम उसे कहती हैं, मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा बेटा इस पूरी कंट्री के रॉयल प्रिंस फैमिली को बिलोंग करता है और वह मेरी इकलौती औलाद है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वह किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो दूसरी बार शादी कर रही हो और पहले किसी लड़के के साथ रह चुकी हो, और तुम उसे प्लीज़ छोड़ दो। तुम्हारे जो भी लॉस होंगे मैं उन्हें पे करने को तैयार हूँ। मीमी हैरान होती है और वह ग्वेनसिक की मदर से कहती है, क्या ग्वेनसिक सच में आपका रियल बेटा है? आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, मेरे बेटे को एक बहुत ही रेयर बीमारी है और मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले वह बीमारी को ख़त्म कर दे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जिस पर वह इन सब बातों में आ जाती है और वह इमोशनली एक बार फिर किसी और की मदर से ब्लैकमेल हो जाती है और वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। इधर ग्वेनसिक को देखते हैं, जो अपनी मॉम के पास होता है। उसकी मॉम कहती है, तूने अपना फ़ोन हुआ लिंक किया, मैंने पहले ही बोला था, वह लड़की तुझसे प्यार नहीं करती है, वह सिर्फ तुझे नाम के लिए यूज़ कर रही थी। इधर मीमी मीडिया में आकर सबके सामने ये स्टेटमेंट भी दे देती है कि उसका ग्वेनसिक से कुछ भी रिलेशन नहीं है और ना ही वह कभी उसके साथ रिलेशनशिप में थी, और इसी के साथ उसे अचानक से वॉमिट जैसा फील होता है और वह उसे रियलाइज़ होता है कि उसके इस महीने पीरियड्स भी मिस हो गए हैं और हुआ लिंक के साथ उसका ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है और ये सब क्या हो रहा है। और वह समझ जाती है कि वह प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वह ग्वेनसिक का है। अब हम देखते हैं वह घर आती है, जहां पर उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवा ली होती हैं और उसे पता चलता है कि वह सच में प्रेग्नेंट है। तभी वहां पर हुआ लिंग आता है, वह सब बुरी तरीके से मारना शुरू करता है और वह बराबर उसके पेट पर मार रहा होता है और वह यहाँ पर उसे कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की, आज मैं तुम्हें नरक में पहुँचाकर ही रहूँगा। और वह खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देती है और ये वही अटैक होता है जो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसके लिए मीमी को जेल भी भेजा जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर मीमी खड़ी खड़ी है, सब सोच रही होती और कह रही होती है कि एक पल में उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल गई। उसने यह सब कुछ अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था, पर उसने अपनी लाइफ के 5 साल तो जेल में गुजार दिए हैं। अब उसे कहीं जॉब मिलेगी या नहीं। अगला सीन दिखाया जाता है, मीमी क्लब में वेट्रेस का जॉब कर रही होती है और वहाँ क्लब के मालिक को उससे बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और वह उसकी हर एक छोटी चीज़ पर नज़र रख रहा होता है और उसे 24 घंटे डांट रहा होता है। इधर मीमी की मॉम और उसका छोटा भाई उसे फ़ोन करके बार बार उससे पैसे मांग रहे होते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि ग्वेनसिक कंट्री में वापस आ चुका है। तो वह मीमी से कहती है कि जाकर उसको यूज़ करो और हमें पैसे ला कर दो, लेकिन मीमी मना कर देती है ऐसा करने से और कहती है मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत टाइम पहले ख़त्म। जिस पर मीमी का ब्रदर अपनी मदर को आइडिया देता है कि ना पता है कि ग्वेनसिक किस क्लब में गया है।
अपने दोस्तों के साथ वह अपनी मॉम से कहता है कि हम उसे उसी क्लब में जाकर ग्वानसिक से बात कर सकते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार पैसे ले सकते हैं, और वह बेवकूफ़ लोग ऐसा ही करते हैं। वह ग्वानसिक के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें मीमी का दुख सुनाने लगते हैं कि कैसे पैसों की कमी होने की वजह से उसे एक छोटे से क्लब में वेट्रेस की जॉब करनी पड़ रही है और सारे गलत काम करने पड़ रहे हैं। अगर तुम हमें थोड़े बहुत पैसे दे दोगे तो हम मीडिया के सामने नहीं बताएंगे कि तुम कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में थे। ग्वानसिक समझ है कि मीमी की फैमिली बहुत ज़्यादा लालची है और उनकी वजह से मीमी अपनी लाइफ बर्बाद कर चुकी है, और वह उसे पकड़ लेता है और कहता है 2 मिनट के अंदर पुलिस आ रही है, तुम ये सारी बातें उनसे करना जब वह तुम्हें जेल ले जाएंगे। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मीमी के भाई और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मीमी आ जाती है, जिसको देखकर ग्वानसिक कहता है, तो यह बात सच है कि तुम इस क्लब में जॉब करती हो और इसी के साथ गलत काम भी करती हो। यहाँ पर मीमी ग्वानसिक से कहती है, तुमने मेरी फैमिली को क्यों पकड़ रखा है? ग्वानसिक कहता है, इन्होंने तो मुझे बस सच्चाई बताई है, पर तुम्हें अगर यह जिंदा वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे ऑर्डर के अनुसार चलना पड़ेगा। मीमी कहती है, तुम क्या चाहते हो? जिस पर वह उससे कहता है, मेरे लिए यह अल्कोहल ड्रिंक करो। मीमी शॉक होती है क्योंकि ग्वानसिक को पता होता है कि वह अल्कोहल से एलर्जिक है, लेकिन ग्वानसिक फिर भी उसे ऐसा करने के लिए बोल रहा होता है और उसे अपने पास टाइम का एक सीन याद आता है जहां पर वह ग्वानसिक के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है और वहां पर भी मीमी से किसी ने ड्रिंक करने के लिए बोला होता है, लेकिन ग्वानसिक ने सबसे मना कर दिया होता है और उसके बदले में खुद ड्रिंक कर लेता है, यह बोलकर कि वह मीमी को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने देना चाहता है। और सभी लोग उसकी और मीमी की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और वहाँ पर मीमी ग्वानसिक से कहती है वह खुश है कि आज वह ग्वानसिक को यहाँ पर आखिरी बार देख रही है, और वह ड्रिंक करना शुरू कर देती है। ग्वानसिक भी बुरी तरीके से तड़पता हुआ देख रहा होता है, पर उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है और उल्टा दी जा रहा होता है। कहीं वह सब अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है, कहीं से कुछ करने के लिए बोलता है और चुपचाप उसकी हर एक बात मान रही होती है ताकि वह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें जेल जाने से रोक सके। हम देखते हैं कि लास्ट में ग्वानसिक मीमी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिस पर वह उसे जैसे धक्का देती है और कहती है, तमाशा करना बंद करो और यह कर क्या रहे हो। जिस पर ग्वानसिक देखता है कि उसकी कमर पर बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स हैं। ग्वानसिक से पूछता है, तो तुम प्रेग्नेंट थी? जिस पर मीमी कहती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा ऑप्शन हो चुका है। ग्वानसिक होश में नहीं होता है और वह मीमी को वहीं छोड़कर चला आता है। इधर हम देखते हैं मीमी को, जिसको ग्वानसिक के एक कपड़े के अंदर उसकी और ग्वानसिक की बहुत पुरानी फ़ोटो मिलती है। वह उस फ़ोटो को लेकर ग्वानसिक के दिए हुए कपड़े को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन, ग्वानसिक नशे में होता है क्योंकि वह मीमी की यह बात समझ नहीं पा रहा होता है कि फिर उसके पेट में बच्चा किसका था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका फ़ोन अंदर ही उस कपड़े में रह गया। वह जब लेने जाता है तो उसे उसकी दोस्त बताती है कि वह तो जा चुकी है और उसे यह कपड़ा डस्टबिन में मिला, जिस पर ग्वानसिक अपने दोस्त से कहता है, इसको तुम डस्टबिन में फेंक दो क्योंकि इस कपड़े को उस घटिया लड़की ने टच किया है। अब हमें दिखाया जाता है मीमी को, जो क्लब में बैठी बैठी उस फोटो को देख रही होती है। तब उसके पास कॉल आता है कि उसके बेटे ने किसी को स्कूल में बहुत बुरी तरीके से पीटा है और उसकी मॉम अब उसके बेटे को बहुत उल्टा सीधा सुना रही होती है। और अब हमें यहाँ पर समझ आता है कि मीमी ने ग्वानसिक से झूठ बोला है, उसका बच्चा जिंदा है और वह उसको सबसे छुपा कर रख रही है। और अब मीमी भागती हुई स्कूल जाती है। अपने बेटे के लिए वह उस औरत से लड़ती है और उसे पता चलता है कि उस औरत का बेटा उसके बेटे से उल्टा सीधा बकवास कर रहा था, जिस पर मीमी उस औरत को मज़ा चखाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। लेकिन वह लड़की हुओलिंग की जानकार निकलती है और वह हुओलिंग को इन सब चीज़ों के बारे में बता देती है। साथ में मीमी की यह भी सच्चाई पता चलती है कि वह अपने बेटे को अभी तक ऑर्फनेज हाउस में रखे हुए हैं और उसने उससे प्रॉमिस किया है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वह अपने बेटे को अपने पास ले आएगी। इधर हुओलिंग को सारी सच्चाई पता चलती है और वह अपने दोस्त से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं उस लड़की को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि वह ज़िंदगी भर याद रखेगी। उसने मुझे मारने की कोशिश की है और मैं उसको इस चीज़ का बदला तो ज़रूर लूँगा। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जे अभी तक ज़िंदा है। और इधर हमें दिखाया जाता है मीमी को, जिसने एक नई जॉब ढूंढी होती है और वह सोच रही होती है कि उन पैसों से वह अपने बेटे को नए कपड़े दिलाएगी और वह जॉब के लिए चली जाती है।
जहाँ पर उसे एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के लिए र्यूमर्स वाली टीम के साथ शामिल होना पड़ता है। सबसे पहले तो वहाँ पर ग्वानसिक निकल कर आता है। वह हैरान होती है। ग्वानसिक सीधा उसके पास जाता है और कहता है, तो आजकल तुम यह सब भी करने लगी हो। तुम इतनी गरीबों मीमी की तरफ देखती है और कहती है मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है और मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तब तक वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि कंट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है और वह लड़की से कहती है, क्या तुम मेरी फ़ैन हो? जिस पर वह लड़की हमें जवाब देती है और वह कहती है, तो मैं मेरी और ग्वानसिक की जोड़ी कैसी लगती है? मीमी कहती है, ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम दोनों को एक साथ रहने के लिए ही बनाया हो। गुआनसिक उसकी बातें सुनकर हैरान होता है और वह मीडिया में जाकर झूठा ऐलान करता है कि उसका और एक्ट्रेस का अफेयर चल रहा है और ये लोग रिलेशनशिप में हैं। गुआनसिक की बातें सुनकर वह एक्ट्रेस तो पागल हो जाती है और वह भी उसके झूठ को सपोर्ट करती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर यह एक्ट्रेस, जिसका नाम लिली होता है, वह मीमी को अपने साथ घर पर ले जाती है और उससे कहती है, तो मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा लकी प्रूव हुई हो। तुम्हारी वजह से आज मैं ग्वानसिक के साथ रिलेशनशिप में हूँ। और वह उसे अपनी और ग्वानसिक की फ़ोटो देती है और कहती है, कभी भी तुम मुझसे मिलो और मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो तुम ये फ़ोटो दिखाकर मुझसे मिल लेना। और इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और यहाँ पर ग्वानसिक कुछ लिली के साथ वहाँ से निकल जाता है। और जब मीमी बाहर आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसकी मदर और उसका ब्रदर आया हुआ है। उसकी मदर उसके ऊपर भड़क दी और कहती है, हम तो मैं इतना टाइम से ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थी? तुम ऐसे में छोड़कर जाओगी तो कैसे काम चलेगा? और उसे खींच कर ले जाने लगती है और उसकी मम्मी से खींचकर एक बहुत ही लग्जरी कार के सामने ले आती है और उसकी मॉम मीमी से कहती है, तुम्हें बताइए, गाड़ी तुम्हारे लिए है। और तभी गाड़ी के अंदर से निकलता है इस कहानी का विलेन, जिसका नाम होता है हुओलिंग, और वह और इनसे कहता है, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मीमी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? जिस पर वह कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम जेल से बाहर आ गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा इतना राइट तो बनता है। मीमी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर उसकी मॉम और उसके ब्रदर उसे रोक लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसे पकड़कर हुओलिंग के सामने खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर मीमी अपनी मॉम अपने भाई से कह रही होती है कि तुम हुओलिंग का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर उन्हें पता चलता है कि हुओलिंग ने उन्होंने बहुत सारे पैसों का लालच दे रखा है और वह और इनको खींचकर गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। दूर खड़ी लिली और ग्वानसिक की गाड़ी यह सब देख रही होती है, जहाँ पर लिली ग्वानसिक से कह रही होती है कि जाकर उसकी मदद करो, वह बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जिस पर ग्वानसिक कहता है, वह उसका पर्सनल मैटर है, हम ऐसे हर किसी के मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। लिली कहती है, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ उसका हस्बैंड कोई और नहीं, एक बहुत ही घटिया इंसान है। और अब ग्वानसिक उसकी बात सुनकर मीमी की मदद करने जाने लगता है और जो गाड़ी के अंदर फंस गई होती है और वह इधर उधर सबसे मदद मांग रही होती है। ग्वानसिक जाकर हुओलिंग को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और वह मीमी को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन मीमी जब सोच में डूब जाती है और वह कहती है, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे इसके साथ जाने दो। जिस पर ग्वानसिक कहता है, इसका मतलब ये सब कुछ मेरा वेस्ट ऑफ टाइम था, तो मैं करना वही होता है जो तुम्हारे मन में चलता है, और तुम गाड़ी से बाहर क्यों नहीं आना चाहती हो? जिस पर मीमी कहती है, वह मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। और ग्वानसिक वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी लिली उसके पास आती है। लिली ग्वानसिक से कहती है, तुम टेंशन मत लो, ये मेरी फ़ैन है, मैं उसको समझाऊंगी, वह बाहर आ जाएगी। और वह जाकर मीमी को समझाती है और कहती है, मैं बस थोड़ी टेंशन में हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ यह आदमी कैसा है, तो तुम जल्दी से जाकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी और तुम मुझसे दूर हो जाओ, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है, बट हम अपनी आंखों के सामने, तो मैं किसी के साथ ऐसे सफ़र होता हुआ नहीं देख सकते। मीमी लिली की बातों में आ जाती है और उसके साथ चली जाती है। इधर हम देखते हैं लिली को, जो अगले सीन में हुओलिंग के साथ बैठी होती है। हुओलिंग उसके ऊपर भड़क रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे उस चुड़ैल को मारने क्यों नहीं दिया? जिस पर लिली कहती है, बहुत मुश्किल के बाद ग्वानसिक मेरे कब्जे में आया है और मेरी एक गलती की वजह से ग्वानसिक मुझसे दूर हो जाता। इधर हम देखते हैं मीमी की मदर को, जो उसके बेटे को घर से बाहर आधी रात में निकाल देती है और कहती है, यहीं रोड पर मर जा, तेरा कोई घर नहीं है, और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। पहले तो वह बच्चा रोता रहता है, तभी उसके सामने गाड़ी आती है और उसे गाड़ी से निकलता है।
जोर से गोद में उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, और उसे गिफ्ट देता है और कहता है, मेरे साथ घर चल। लेकिन मीमी ये सब देख लेती है। वह अपने बेटे को बचाने के लिए आती है और वह हुओलिंग से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और वह अपने बच्चे को गाड़ी में बैठाने का बोलकर हुओलिंग से अकेले में बात करती है और कहती है, मेरे बेटे से मतलब मत रखो, वह सिर्फ मेरा है। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि वह तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो यह तमाशा करना बंद करो। और वह फिर अपने बेटे को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और वह अपने बेटे से कहती है, इसका दिया हुआ गिफ्ट इसके मुंह पर फेंको। और उसका बेटा ऐसा ही करता है। और उसके बाद हम देखते हैं हुओलिंग वहां से चला जाता है। मीमी का बेटा उसे प्रॉमिस करता है कि वह अब इस गंदे अंकल के साथ कभी नहीं जाएगा, और उसे पता है कि यह अंकल उसका फादर नहीं है। साथ में वह अपनी मॉम को यह भी बता देता है कि यह सब कुछ उसकी ग्रैंडमदर की वजह से हुआ है। उन्होंने उसे रात में घर से बाहर निकाल दिया। अब हम देखते हैं मीमी घर के अंदर जाकर सारा सामान फेंकने लगती है और अपनी मॉम को चैलेंज करती है कि अगर दोबारा उन्होंने उसके बेटे को दिक्कत पहुंचाने की कोशिश की तो वह पूरे घर को तबाह कर देगी, साथ में खुद को भी मार देगी। और उसके बाद इन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे, जिस पर उसकी मॉम और उसका भाई लालच में आ जाता है और वह कहते हैं कि उसके बेटे को वह लोग अब परेशान नहीं करेंगे। अगला सीन हम देखते हैं, मीमी अपने बेटे को सुला रही होती है। तभी उसके पास एक काम से कॉल आता है और वह कहते हैं उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा ऑडिशन का इंतज़ाम किया है और जाकर वह अपना ऑडिशन दे सकती है, उसे उसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मीमी तैयार हो जाती है और कहती है क्या वह सेट पर अपने बेटे को लेकर आ सकती है, जिस पर वह आदमी तैयार हो जाता है अगले दिन और इन्हें चाहती है। और वह डायरेक्टर से कहती है क्या वह ऑडिशन देना शुरू करें। डायरेक्टर कहता है इतनी भड़क नहीं हमें करनी है तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट पकड़ो और अपने काम पर लग जाओ। और उसको डाउट तो होता है कि इतना आसान है, उसे किसी एड में रोल कैसे मिल सकता है। और हमें पता चलता है ये सब कुछ ग्वानसिक करवा रहा होता है और ग्वानसिक अपने लोगों से बोलता है कि उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी मदद करने के पीछे मैं हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिली जाती है। लिली उसे कहती है आकर वह इतने छोटे प्रोडक्शन हाउस में क्या कर रहा है, लेकिन ग्वानसिक उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर लिली कहती है क्या डिनर पर चल सकते हैं। ग्वानसिक मानकर उसके पास जाता है और वह लिली को समझाता है कि उस दिन उसने रिफ्लेक्स में आकर सबके सामने ये तो बोल दिया कि वह उसके साथ रिलेशनशिप में है, पर उसके मन में लिली के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए लिली उससे कुछ ज़्यादा उम्मीद न रखें और उसको मना करके वहाँ से चला आता है। लिली का दिल टूट जाता है और उसे समझ आता है ये सब कुछ ग्वानसिक मीमी की वजह से कर रहा है और उसे पता चलता है कि मीमी यही है और वह डायरेक्टर को बुलाकर मीमी की स्क्रिप्ट चेंज करने को बोल देती है। इधर हम देखते हैं डायरेक्टर जाकर मीमी को एक नई स्क्रिप्ट देता है जिसमें बस और इनको पनिशमेंट देने की बात होती है। इधर मीमी का बच्चा उसे इधर उधर ढूंढ रहा होता है जो ग्वानसिक से टकरा जाता है। ग्वानसिक उसकी मॉम को ढूंढने में उसकी मदद करता है। मीमी के बेटे की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह खुश होता है कि वह इतने अच्छे अंकल से मिला। फिर हम देखते हैं और जब नए एक्ट के लिए तैयार होती है और इधर ग्वानसिक मीमी के बेटे को अपना कार्ड देकर चला जाता है और कहता है तुम्हें कभी भी मेरी मदद करने की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे मदद करने के लिए बुला सकते हो। और हम देखते हैं और मीमी को जो बहुत ज़्यादा थप्पड़ खा रही होती है और उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और डायरेक्टर ने बोला होता है कि जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कोई रुकना नहीं चाहिए। और वह लोग मीमी के ऊपर बहुत कुछ टॉर्चर कर रहे होते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन डायरेक्टर उससे कहता है अगर तुम्हें यहाँ से इस शूट को बीच में छोड़कर गई तो तुम्हें इसके लॉस के पैसे भरने पड़ेंगे, या तो चुपचाप से मार खाओ या इसके लॉस के पैसे देने के लिए तैयार हो। मीमी फंस जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर खड़े लोग उसे मारने के लिए आते हैं। लिली दूर खड़ी खड़ी ये सारे सीन एंजॉय कर रही होती है और वह कह रही होती है अब इस लड़की को पनिशमेंट मिलेगी मुझसे पंगे लेने की और ये दोबारा कभी भी मुझे चैलेंज नहीं करेगी। इधर हम देखते हैं वह लोग मीमी को ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर ग्वंसिक आ जाता है। ग्वंसिक आकर उन लोगों की बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद वह डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है मैंने तुमसे ये सब कुछ करने के लिए तो नहीं बोला था, तुमने ये किसके कहने पर किया। जिस पर वह बोलता है कि मुझे ये था कि अगर मैं ये ऐड शूट कर रहा हूँ तो उसको थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए। जिस पर ग्वानसिक कहता है तो तुम्हें मैं रियलिस्टिक चीज़ें दिखाता हूँ और वह डायरेक्टर को मार मार कर उसका बैंगन का भरता बना देता है और फिर अपने लोगों से कहता है जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ
और दोबारा मुझे इसकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और उसके लोग उठाकर उसे डायरेक्टर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वह मीमी के पास जाता है, मीमी के चेहरे की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन दिलाता हूँ। मीमी कहती है, तो ये सब कुछ तुमने करवाया, ये एड शूट, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, तो मेरी मदद मत करो, मैं अपना काम खुद देख लूंगी। और वहाँ से चली आती है। ग्वानसिक को लगता है कि मीमी को लग रहा है कि उसकी हालत के पीछे उसका हाथ है, पर उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। और उसके बाद वह अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और कहता है, मुझे पता करके बताओ, ये स्क्रिप्ट किसने चेंज की है, आखिर कौन है जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है और जिसकी वजह से मेरे और मीमी के बीच में फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। इधर हम लिली को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर ग्वानसिक उस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है और मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं है जो उसे मेरी तरफ अट्रैक्ट करने से रोक रहा है। फिर उसके बाद वह हुओलिंग को कॉल लगाती है और कहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसके पूरे प्लान पर पानी फिर गया, वह ऑलमोस्ट उसे मारने वाली थी, लेकिन तब तक ग्वानसिक में आकर उसे बचा लिया। लिली अब हुओलिंग से कह रही होती है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला चाहती हूँ, तुम उसके बेटे को किडनैप कर लो। और हम देखते हैं मीमी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है, तब उसके पास एक नौकर आता है, वह एक स्लिप देता है और हम समझ जाते हैं कि उसके बच्चे को हुओलिंग ले गया है। इधर हुओलिंग उसके बेटे को टॉर्चर कर रहा होता है और उसका बेटा हुओलिंग को फादर कहने से मना कर रहा होता है और कह रहा होता है, मेरी मॉम ने बताया है कि आप एक बहुत गंदे अंकल हो और मेरी मॉम कभी झूठ नहीं बोलती है। जिस पर वह उस लड़के से कहता है, तुम्हें पता नहीं है ये घर तुम्हारा ही है और किसी का नहीं, और मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा अगर तुम मुझे फादर बोलोगे। जिस पर मीमी का बेटा उसके हाथ से वह कार्ड फेंक देता है और कहता है, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरी माँ को सज़ा देने की कोशिश की है। लेकिन हम देखते हैं तब तक वहाँ पर ग्वानसिक उसे बचाने के लिए आ जाता है। वह जाकर हुओलिंग को हक करता है और कहता है, देखो ये गंदे अंकल मुझसे कह रहे हैं कि मैं इनको पागल बोलूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे मना किया है क्योंकि ये बहुत घटिया इंसान है। और इधर हमें पता चलता है कि ग्वानसिक को मीमी के बेटे की किडनैपिंग के बारे में ऐसे पता चला जब हुओलिंग के लोग उसके बेटे को किडनैप करके ला रहे थे, तो वह जोर जोर से ग्वानसिक का नाम चिल्ला रहा था और ग्वानसिक ने उसे सुन लिया और उसकी गाड़ी को फॉलो करता करता हुओलिंग के पास आ गया। अब हुओलिंग उससे कह रहा होता है, तू मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। और यहाँ पर मीमी का बेटा उसे कहता है, ये अंकल झूठ बोल रहा है, ये मेरे फादर नहीं हैं, ये गंदे अंकल हैं जो मेरी मदर को परेशान करते हैं। तब तक वहाँ पर मीमी आ जाती है और वह आकर अपने बेटे से कहती है, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। जिस पर ग्वानसिक को यकीन होता है कि यह मीमी का बेटा है और वह हैरान होता है और वह कहता है, ये तुम्हारा बेटा है तो मिस की मदर हो। जिस पर मीमी का बेटा कहता है, हाँ अंकल, ये मेरी माँ है। जिस पर हुओलिंग ग्वानसिक से कहता है कि अब तुम देखो यह चीज़ तो सच हो गई ना कि मीमी मेरी वाइफ है, तो उसके पास जो भी बच्चा होगा वह किसका होगा, मेरा होगा ना। जिस पर अब ग्वानसिक उससे बच्चे से कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे फादर कौन है। जिस पर वह बच्चा सच्चाई बताता है और कहता है, सामने खड़े अंकल झूठ बोल रहे हैं, मैं तो इनसे आज खुद पहली बार मिला था और यह मेरी मॉम को परेशान कर रहे थे, मेरा इनसे कुछ भी रिलेशन नहीं है। अब इस चीज़ पर हुओलिंग को गुस्सा आता है और वह अपने लोगों से कहता है, मारकर इनके शरीर में भूसा भर दो, और वह अपने लोगों को उनको मारने के लिए भेज देता है। ग्वानसिक उन सब से लड़ता है, उन सबको जख्मी कर देता है और हुओलिंग कहता है, अब तुम नहीं बचोगे, और बचाकर उन पर अटैक करने लगता है और वह ग्वानसिक को चाकू से इंजर्ड कर देता है। ग्वानसिक बहुत ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर अब मीमी चाकू उठा लेती है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन हुओलिंग कहता है, तुम भूल चुकी हो पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था, और वह मीमी को डरा देता है। और अब यहाँ पर ग्वानसिक लगभग उसे मारने वाला होता है। यहाँ पर मीमी का बेटा ग्वानसिक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हुओलिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तब तक पीछे से मीमी उसे चाकू मारकर इंजर्ड कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मीमी ग्वानसिक को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीमी के सामने ग्वानसिक की मॉम होती है और वह मीमी को ब्लेम कर रही होती है और कह रही होती है, मैंने तुमसे बोला था कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो और देखो तुमने आज क्या कर दिया। उसके साथ लिली भी होती है और ग्वानसिक के ग्रैंडफादर भी। वहाँ सब मिलकर मीमी को ब्लेम कर रहे होते हैं। मीमी उन सबको समझाती है,
लेकिन लिली वहाँ पर आग लगा रही होती है और कह रही होती है, मैंने पता किया है, इसने अपने हस्बैंड को भी मारने की कोशिश की है, इसको तो जेल में जाना चाहिए। जिस पर मीमी कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मैंने उसको मारने की कोशिश किया, पर आप जिस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं उस तरीके से नहीं। यहाँ पर ग्वानसिक की मॉम मीमी के सामने रो रो कर तमाशा करने लगती है और कहने लगती है, इस लड़की के अगेंस्ट में तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। और वह लिली से कहती है, जल्दी से पुलिस को कॉल लगाओ, क्योंकि मुझे शक है कि इस लड़की ने अपने हस्बैंड को मारने के बाद मेरे बेटे के ऊपर भी अटैक किया है। यही है वह। और यहाँ पर अब मासूम बनकर ड्रामा कर रही है। यहाँ पर मीमी उनके सामने लगती है और कहने लगती है, आप प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरा एक बेटा है, मैं उसको छोड़कर जेल कैसे जाऊं, और मैं आज के बाद आपके बेटे के पास भी नहीं आऊंगी। लेकिन यहाँ पर लिली पुलिस को कॉल कर रही होती है। इधर सभी लोग मीमी को बस जेल भिजवाने की फिराक में होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्वानसिक आ जाता है और ग्वानसिक को होश में आता हुआ देख उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम्हें होश आ गया। जिस पर ग्वानसिक मीमी को खींचकर वहाँ से ले जाता है और अपनी मॉम के सवाल का जवाब भी नहीं देता। लिली यह देखकर वहीं पर टूटकर गिर जाती है और बच्चों की तरह रोने लगती है और मन में सोचती है कि मेरे इतना कुछ करने के बाद भी यह लड़का अभी भी मीमी के वश में है, इसका दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इधर हम ग्वानसिक को देखते हैं जो मीमी से पूछ रहा होता है, मुझे सच्चाई बताओ, आखिर वह बच्चा किसका है। मीमी कहती है, वह मेरा बच्चा है। जिस पर ग्वानसिक को गुस्सा आता है और उसके ऊपर पानी गिराने लगता है और कहने लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने इतने टाइम तक मुझसे ये सच छुपा कर रखा। और वह उन दोनों के रिलेशनशिप के टाइम की मेमोरी याद करने लगता है, जहाँ पर उसने ओरिजिनल में बोला होता है कि जब हमारे बच्चे होंगे वह दुनिया के सबसे लकी बच्चे होंगे, क्योंकि उन्हें हम जैसे पेरेंट्स मिलेंगे। और अब भी प्रेजेंट में वह मीमी को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से गीला कर देता है और उससे पूछता है, तो तुम मुझे बताओगी आखिर वह किसका बेटा है, या फिर मैं खुद पता लगाऊं। और ऐसा बोलकर वह मीमी को हग करने लगता है। मीमी कहती है, मैं बोल रही हूँ, वह सिर्फ मेरा बेटा है। जिस पर ग्वानसिक कहता है, ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। और वह मीमी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जिस पर मीमी उसे सच्चाई बताती है और कहती है, वह तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन ग्वानसिक को लग रहा होता है कि अभी भी वह झूठ बोल रही है और यह दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इनके बीच में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। तभी मीमी को रियलाइज़ होता है कि ग्वानसिक के जख्म से ब्लड आ रहा है और वह ग्वानसिक को अंदर चलकर अपने जख्म पर बैंडेज लगाने के लिए बुलाती है और जिसकी मदद करती है। और ग्वानसिक को ये चीज़ अच्छी लगती है कि कितने टाइम बाद मीमी उसके साथ उसकी कंसर्न कर रही है और उसका ध्यान रख रही है। और हम देखते हैं कि इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं और ये एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और इनकी आंख पहले खुल जाती है और वह ग्वानसिक को अकेला छोड़कर अपने बेटे के पास चली आती है। इधर उसके बेटे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में से उठकर चल देता है और उसे रास्ते में मिलते हैं ग्वानसिक के ग्रैंडफादर, जिनके कमर पर इंजरी आ गई होती है। वह जाकर ग्वानसिक के ग्रैंडफादर की मदद करता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर ग्वानसिक के ग्रैंडफादर की कमर का चेकअप करता है और उन्हें ठीक होने के लिए थोड़ा रेस्ट बताकर चला जाता है। ग्वानसिक के ग्रैंडफादर मीमी के बेटे को देखकर खुश होते हैं, उससे उसका नाम पूछते हैं और उससे कहते हैं उसकी मॉम का क्या नाम है और उसके फादर कौन है। यहाँ पर वह बताता है कि उसके फादर तो नहीं है पर उसकी मॉम है और वह आकर अभी उससे मिल लेंगी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्वानसिक आ जाता है। ग्वानसिक को देखते ही वह बच्चा उसे अपना फादर कहकर बुलाता है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ग्वानसिक, ये तुम्हारा बच्चा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिस पर ग्वानसिक बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मुझे गॉडफादर कहकर बुलाता है, इसलिए ये मुझे फादर बोल रहा है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिमी आती है। मिमी जाकर अपने बेटे से कहती है, तुम ठीक हो ना। जिस पर उसका बेटा कहता है, मोहम्मद, ठीक हूँ, और मुझे ये ग्रैंडफादर रोड साइड पर मिले थे, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने इनकी मदद की। जिस पर अब उसके ग्रैंडफादर और उससे कहते हैं, तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, वह बहुत समझदार है। और अब उसकी शक्ल को देखकर वह ग्वानसिक से पूछते हैं, अब मुझे तुम दोनों सच्चाई बताओगे, क्या यह तुम्हारा बेटा है। जिस पर ग्वानसिक हाँ में जवाब देता है और उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन लिली बाहर खड़ी खड़ी यह सारी बातें सुन रही होती हैं और उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह कह रही होती है कि वह उनके हैप्पी फैमिली मोमेंट को नहीं बनने देगी।
इधर मीमी ग्रैंडफादर से कहती है कि उसे कुछ काम है और वह जल्दी से अपने बेटे को लेकर आ जाती है। वह अपने बेटे को उसके रूम में छोड़ती है और उससे कहती है, तुम अपने स्कूल का होमवर्क करो, मैं तब तक कुछ काम निपटा कर आती हूँ। और जैसे ही वह कुछ काम करने के लिए जाती है तब तक वहाँ पर ग्वानसिक की मदर उसे रूम के अंदर खींच लेती हैं। उनके साथ लिली भी होती है और यह सब कुछ लिली की प्लानिंग होती है। वह लोग उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं और फिर से लिली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की? तुम जानती हो ना मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और तुम बार बार उसकी लाइफ में आकर यह फालतू का तमाशा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, तुमने उससे कितने पैसे लिए हैं? मेमे कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मैंने ग्वानसिक से कोई भी पैसा नहीं लिया। लिली कहती है, और अगर तुम्हें इतना ही शक है तो तुम जाकर उससे खुद पूछ सकती हो। मुझे इसके लिए टॉर्चर मत करो। जिस पर अब ग्वानसिक की माँ उसे कहती है, 5 साल पहले हमारे बीच एक डील हुई थी कि तुम मेरे बेटे के पास नहीं होगी और अब तुम यह सब क्यों कर रही हो? मीमी कहती है, मुझे टॉर्चर न करें, इसी में भलाई है। अगर मैंने आपकी फैमिली को जाकर बता दिया कि आपने खुद अपने बेटे के रिलेशनशिप को बिगाड़ा है तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी? जिसको सुनकर उसकी मॉम कहती है, तुम मुझे धमका रही हो चालाक लड़की, मैं अभी बताती हूँ। और वह ऑलमोस्ट मीमी को अपने बॉडीगार्ड से पकड़वाकर मरवाने ही जा रही होती हैं। तब तक वहाँ पर उनके ग्रैंडफादर आ जाते हैं। ग्रैंडफादर आकर मीमी से कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कर क्या रही हो? जाकर अपने बच्चे के पास जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लिली और ग्वानसिक की मॉम को धमकाना शुरू करते हैं और कहते हैं, तुम ऐसे किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। तुम्हें पहले एविडेंसेस का तो पता लगाना होगा, उस लड़की के अंदर कमी है या नहीं, ये तुम्हें पहले पता लगाना होगा। तुम तो उल्टा उसके साथ गलत हरकतें कर रही हो। और वह उन्हें डराकर वहाँ से चले आते हैं। और जब वह बाहर आते हैं तो आराम से कहते हैं, मुझे पता है तुमने अपने हस्बैंड के ऊपर क्यों अटैक किया था। ग्वानसिक ने मुझे सब कुछ समझा दिया है और अब तो मुझे उस आदमी से दूर रहना चाहिए। और मीमी बस स्माइल करती है कि ग्रैंडफादर उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन कर रहे हैं। मेमे वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे जाकर कुछ काम करना है। लेकिन ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो मुझे समझ आ रही हैं, पर तुमने ग्वानसिक से अपने रिलेशनशिप क्यों ख़राब किया था? क्या इन सब चीज़ों में ग्वानसिक की मॉम का हाथ है? मीमी कोई जवाब नहीं देती है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ठीक है, मैं भी फालतू के क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं आपसे जा सकता हूँ। और मीमी रोड पर होती है और इधर ग्वानसिक के ग्रैंडफादर ने अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया होता है और बोला होता है कि मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है, साथ में मुझे यह भी पता लगवाना है 5 साल पहले ग्वानसिक की मॉम ने मीमी के साथ क्या डील साइन की थी। इधर मीमी को जे जाकर किडनैप करके ले जाता है। मीमी बेहोश होकर गाड़ी में डाली होती है। होलिंग इन सब चीज़ों की खबर लिली को देता है। इधर हम देखते हैं कि ग्वानसिक का ग्रैंडफादर उसके बेटे के साथ बाहर घूम रहा होता है, जहां उसके बेटे को बताता है कि उन्होंने उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवा ली है और यह उसके बेटे के लिए सरप्राइज़ है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे गॉडफादर की शादी हो जाए और वह तुम्हारे रियल फादर बन जाए, तो यह चीज़ पॉसिबल है क्योंकि तुम अपने गॉडफादर के रियल बेटे हो, वह तुम्हारे फादर हैं। यह सुनते ही मीमी के बेटे के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। अब ग्रैंडफादर को हाथ करता है और अपने वह दिन याद करने लगता है जब सब उसे लावारिस कहकर बुलाते थे और कहते थे, इसका तो कोई फादर ही नहीं है। और आज वह दिन आ गया है कि उसका फादर कंट्री का सबसे रिच इंसान और सबसे हैंडसम पर्सन है। इधर हम देखते हैं ह्यूओ लिंग को, जिसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर दिया होता है। वह पीछे से आता है और यहाँ पर वह ग्वानसिक के ग्रैंडफादर और मीमी के बेटे का एक्सीडेंट कर देता है। ग्वानसिक के ग्रैंडफादर तो ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ देते हैं। मीमी का बेटा कोमा में चला जाता है और वह क्या करता है, वह मीमी को लाकर आगे की ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है ताकि सारा ब्लेम उसके ऊपर चला जाए। और वह लिली के थ्रू एक सेक्रेटरी को कॉल करवाता है कि ग्रैंडफादर और बच्चा मिसिंग हैं और ग्वानसिक भी इधर उधर ढूंढने की कोशिश करवाता है। इधर मीमी को होश आता है और वह समझ नहीं पा रही होती है आखिर वह कहाँ है। तब तक उधर उसे ढूंढता हुआ ग्वानसिक आ जाता है। ग्वानसिक उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, मुझे नहीं पता, बस मेरा सर घूम रहा है और हम देखते हैं। इधर ग्वानसिक उससे बताता है कि मैंने सबसे पूछा, हमारा बेटा और ग्रैंडफादर कहीं नहीं मिल रहा है। तभी वो लोग आगे की तरफ देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडफादर और उनका बच्चा बेहोश होकर नीचे पड़े होते हैं। ग्वानसिक चेक करता है तो उसके ग्रैंडफादर की सांसें नहीं चल रही होती हैं। मीमी अपने बच्चे को देखती है जिसको कुछ भी होश नहीं आ रहा होता है। वह इधर उधर मदद के लिए कॉल करती है
और ग्वानसिक को लगता है कि यह सब कुछ मीमी ने किया है और उसे अब फिर से एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कहता है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह वहां से मीमी को अकेला छोड़कर आ जाता है। इधर मीमी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को हॉस्पिटल में लेकर खड़ी होती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उसे पैसों की ज़रूरत होती है अपने बच्चे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए और वह अपनी मॉम से अपना प्रेशियस नेकलेस मांगती है, लेकिन उसकी माँ देने से मना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर हुओलिंग आता है और हुओलिंग कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और इनकी मजबूरी होती है और वह हुओलिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चेक उसके अस्पताल का सारा बिल पे करता है जिसके साथ चली आती है। और हम देखते हैं इधर हुओलिंग को जो मीमी को लेकर अपने घर आया होता है और उसके घर में उसके ही जैसे कई सारे और राक्षस भी होते हैं और जो मीमी को बहुत गंदी नज़रों से देख रहे होते हैं। मीमी कहती है, ये लोग कौन हैं और ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जिस पर हुओलिंग बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अकेले काम करूँगा, तो मुझे और लोगों की भी ज़रूरत है, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच में शेयरिंग एंड केयरिंग चलती है। और इसी के साथ वह लिली को कॉल करता है और लिली को सब कुछ दिखाता है और कहता है, देखो तुम्हारी दुश्मन आज मेरे कब्जे में है, थोड़ी देर में ये ऊपर वाले को प्यारी हो जाएगी, तो मुझसे बात कर लो। लिली कहती है, मीमी तू मजाक तो नहीं कर रहा ना, और वह बहुत ईविल स्माइल दे रही होती है। मीमी कहती है, इन सब चीज़ों के पीछे तुम हो, जिस पर वो कहती है, तो मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हारे बेटे को कोमा में पहुँचाने वाली, ग्वानसिक के ग्रैंडफादर को ऊपर पहुँचाने वाली, इन सारी मास्टर प्लानिंग के पीछे मैं ही तो हूँ। मीमी कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वह कहती है, बार बार तुम ग्वानसिक के पास जा रही थी और तुम उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब मज़ा आएगा जब तुम्हारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा और मैं यहाँ पर ग्वानसिक से शादी कर उसकी मिसेज बन जाऊंगी। मीमी चिल्लाना शुरू करती है। तब ग्वानसिक लिली को अपने साथ शादी में बुलाने के लिए आया होता है, लेकिन तभी उसे मीमी की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब वह अंदर आकर देखता है तो लिली उसे झूठे बहाने मार देती है और कहती है, शायद गेस्ट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। और इधर हम देखते हैं मीमी ने अपनी हिम्मत खो दी होती है और उधर ग्वानसिक अब लिली के साथ शादी कर रहा होता है। लेकिन जब तक आगे की सेरेमनी आगे बढ़ती, वहाँ पर मीमी का बेटा आ जाता है। वह आकर कहता है, इसको रोक दो, ये सच नहीं है सच्चाई। मैं बताता हूँ, ग्रैंडफादर मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा डीएनए रिपोर्ट निकलवाया है, मैं आपका ही बेटा हूँ। और जिसकी बात सुनकर ग्वानसिक खुश हो जाता है और वहाँ खड़ी उसकी मदर हैरान होती है, ये छोटा बच्चा कहाँ से आ गया है। और वह यहाँ पर ग्वानसिक से कहता है, जल्दी से चलकर मेरी मॉम को उस राक्षस से बचवा लो, वरना वह राक्षस मेरी मॉम को मार देगा। और हम देखते हैं ग्वानसिक उसके साथ बीच शादी में लिली को फिर से एक बार अकेला छोड़कर चला जाता है और लिली का दिल फिर से एक बार टूट जाता है। इधर हम देखते हैं चेक को, जिसके पास लिली से खबर आ जाती है कि ग्वानसिक उसे बचाने के लिए आ रहा है। जिस पर हुओलिंग कहता है, आज वह यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा और वह अपने साथियों को चाकू लेकर साइड पर छुपाने के लिए बोल देता है और कहता है, जैसी वह आए उसके ऊपर अटैक कर देना। मीमी घबरा जाती है और यहाँ पर हुओलिंग कहता है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं बोलूँ वैसे रिएक्ट करना। ग्वानसिक आता है। ग्वानसिक मीमी को अपने पास बुलाता है, लेकिन मीमी हुओलिंग की सारी बातें मान रही होती हैं और यहाँ तक वह झूठ भी बोलती है कि उसी ने ग्वानसिक के ग्रैंडफादर को मारा है। और जैसी ग्वानसिक वहाँ से जाता है, मीमी जल्दी से किचन में चली जाती है और कहती है उसकी ज़िंदगी की अब कुछ वैल्यू नहीं रही। जिसको उसने चाहा उसकी नज़र में तो वह चोर बन चुकी है और वह गैस चलाकर खुद को मारने की कोशिश करती है। जिस पर हुओलिंग कहता है, तुम यह क्या तमाशा कर रही हो। मीमी कहती है, टेंशन मत लो, मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊँगी, तुम और तुम्हारे साथी भी मेरे साथ ऊपर चलेंगे। और ऐसे बोलकर वह वहाँ पर लाइटर से आग लगा देती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ग्वानसिक बाहर खड़ा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्वानसिक मीमी को लेकर हॉस्पिटल गया होता है और वह समझ जाता है कि ओरिजिनल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मीमी का फेस पूरी तरीके से इंजर्ड होता है और वह कह रहा होता है, तू मेरे साथ वापस क्यों नहीं आई। लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि ओरिजिनल सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा दर्द झेल रही है। और तभी मीमी उसके सामने अपना हाथ हिलाती है। ग्वानसिक घबराकर सभी डॉक्टरों को बुलाता है, खुद बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसके पास उसका असिस्टेंट का कॉल आता है।
वह उसे बताता है कि उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था कि फैमिली में इतना डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट करवा रहा है। क्या वह तैयार है ये सुनने के लिए कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है? ग्वानसिक बोलता है, हाँ जल्दी से बोलो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बताओ इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। इधर में दिखाया जाता है मीमी को, जो डॉक्टर से बात कर रही होती है और पूछ रही होती है कि उसे यहाँ तक कौन बचा कर लाया है, करवाई होती है, जिस पर डॉक्टर उसके सामने ग्वानसिक का नाम लेते हैं। मीमी कहती है वह किधर है? डॉक्टर बोलते हैं कि वह यहाँ से जा चुके हैं। सभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वहाँ पर ग्वानसिक का लॉयर उनके पास आता है और वह बताता है, क्या आपको बहुत सारे क्रिमिनल केसेस की वजह से आपको 20 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ, डॉक्यूमेंट्स पर साइन कीजिए। मीमी कहती है, ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं? जिस पर लॉयर बताता है कि आपके जेल जाने के बाद आपके बच्चे की कस्टडी ग्वानसिक अपने अंडर में ले लेगा। मीमी कहती है, मैं उसे साइन करने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगी नहीं, और पेपर लेकर उन पर साइन करना शुरू करती है। और इसी के साथ वह अपने और ग्वानसिक के क्लोज मोमेंट्स के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसे साइड पर ग्वानसिक का फ़ोन मिल जाता है और वह कहती है, लाइट अपना फ़ोन यहाँ छोड़कर क्यों चला गया है? और वह उसका फ़ोन चेक करती है, जिसमें उसे ग्वानसिक के वह सारे मैसेजेस मिलते हैं जो उसने उन 5 साल के अंदर मीमी को भेजे होते हैं, जिनमें से एक भी मैसेज का रिप्लाई मीमी को नहीं मिला होता है। उसी के साथ उसे एक मैसेज ये और मिलता है कि ग्वानसिक की एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, जो कि उसकी कुछ फैमिली बीमारी से रिलेटेड थी, और उस मोमेंट पर भी वह सिर्फ मीमी की आवाज़ सुनना चाहता था। पर मीमी उस मोमेंट पे जेल में थी, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उसके सारे मैसेजेस पढ़कर। इधर ग्वानसिक को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के साथ खड़ा होता है। उसके पास फ़ोन आता है और उसने भी अपने बेटे की डीएनए रिपोर्ट चेक करवाई होती है, जिससे पता चलता है कि सामने खड़ा बच्चा उसका खुद का है, और वह खुश हो जाता है। वह तो गले से लगाता है और कहता है, आज के बाद तुम यहीं रहोगे। जिस पर मीमी का बेटा उसे कहता है, डैड, क्यों ना हम मॉम को भी बचा लें, उन्हें जेल न जाने दो। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और उनकी सज़ा ज़रूर मिलके रहेगी। उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर को मारा है। जिस पर वह कहता है कि मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि मुझे याद है बहुत टाइम पहले उन्होंने टैक्सी चलाने की कोशिश की थी और उन्हें नहीं आई। उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि उन्हें टैक्सी चलानी नहीं आती है, और अगर उन्हें टैक्सी चलानी आती होती तो वह एक टैक्सी ड्राइवर होती और मेरी अच्छी खासी फीस पर किया करती। जिससे ग्वानसिक के दिमाग की बत्ती जलती है और वह कहता है, अगर मीमी को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो वह किसी का एक्सीडेंट कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक की मॉम आती है, जो उसके मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई होती है, और वह कह रही होती है, तुम्हारे और लिली के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके हैं और जल्दी से एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करके इस अधूरे काम को भी पूरा कर दो। लिली तो बहुत खुश होती है, लेकिन ग्वानसिक उन लोगों के सामने कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसे अभी पता चला है कि उसका एक बच्चा है और यह सामने खड़ा बेटा उसी का है। उसकी मॉम हैरान होती है और कहती है, अचानक से ये कहाँ से पैदा हो गया। और ग्वानसिक कहता है कि अब सिर्फ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। लेकिन लिली यहाँ पर तैयार हो जाती है और कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी लाइफ में कोई बच्चा है या नहीं, वह सिर्फ ग्वानसिक से शादी करना चाहती है। ग्वानसिक कहता है कि वह तैयार नहीं है इन सब चीज़ों के लिए और वह वहाँ से जाने लगता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि लिली सही बोल रही है, तुम्हारे बेटे को एक मदर की ज़रूरत भी तो होगी, क्योंकि तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड वह तो जेल जा रही है तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारने के क्राइम में। ग्वानसिक कहता है, अभी तक यह चीज़ साबित नहीं हुई है कि उसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है, तो आप पहले से उसको क्रिमिनल मत बोलिए। और वहाँ से अपने बेटे को लेकर चला आता है। अभी लोग गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पर ग्वानसिक का बेटा उससे पूछता है कि डैड, आपसे मॉम बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना। जिस पर वह बोलता है, तुम्हारी मॉम से मैंने जितनी बार पूछा उन्होंने हर बार मुझसे मना किया। जिस पर वह कहता है वह झूठ बोलती हैं, वह हमेशा आपकी पुरानी फ़ोटोज़ घर पर देखती रहती थी, इसीलिए मैंने आपको पहली बार में ही पहचान लिया था। जिस पर ग्वानसिक खुश हो जाता है। इधर मीमी की सर्जरी कंप्लीट होती है और उसे पहली बार अपना चेहरा देखना होता है। वह अपने चेहरे को देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग होता है और उसे लग रहा होता है कि वह बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही है और वह चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर ग्वानसिक और उसका बेटा मीमी को शांत कराने के लिए आ जाते हैं और उनसे कहता है कि आप डरो मत,
हम हैं और अपना चेहरा नहीं दिखा रही होती है, जिस पर ग्वानसिक अपने बच्चे को बाहर जाने के लिए कह देता है और वह खुद मीमी को शांत करता है। मीमी से कहती है, अब तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब तो मैं उतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं दिखती हूँ। ग्वानसिक कहता है, तुम्हारी यह गलत फहमी है। तुम अभी भी उतनी प्यारी दिखती हो जितनी तुम मुझे पहले प्यारी दिखती थी। अब तुम मेरे लिए हमेशा उतनी ही ब्यूटीफुल रहोगी। मीमी को शांत करता है और उससे कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आ जाते हैं। मीमी फिर से अपना चेहरा छुपा लेती है और न्यूज़ रिपोर्टर्स को लिली लेकर आई होती है। वह यहाँ पर तमाशा कर रही होती है। ग्वानसिक उसके तमाशे पर ध्यान नहीं देता है और वह मीमी के चेहरे को छुपाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन लिली उसके चेहरे से ग्वानसिक की डाली हुई हुडी हटाती है। सभी लोग मीमी की फ़ोटो लेने लगते हैं और डर जाते हैं कि कितनी गंदी लड़की से कंट्री का इतना हैंडसम आदमी शादी करना चाहता है। जिस पर अब मीमी को गुस्सा आता है। वह लिली के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है और उसके सारे बाल काट देती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है और उसे चैलेंज भी करती है कि वह उसे बहुत जल्दी मार डालेगी। अगर गजेंद्र रहना चाहती है तो वह रह ले। लेकिन तब तक वहाँ पर ग्वानसिक की मॉम आ जाती है। ग्वानसिक की मॉम मुझसे कहती है, ये लड़की जिसने इतने लोगों का मर्डर किया है खुलेआम घूम रही है, इसको कोई जेल में पहुंचाओ। जिस पर ग्वानसिक कहता है, आप किसी के ऊपर फिर से ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकती। है आपके पास क्या प्रूफ है कि उन सब चीज़ों में मीमी का एनरोलमेंट था? और वह मीमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच लिली ग्वानसिक की मॉम के कान भरती है और कहती है, आंटी हमें इसके अगेंस्ट में प्रूफ लाना होगा। तभी ग्वानसिक को यकीन होगा कि यह लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। ओनली अपने मन में प्लानिंग बनाती है कि वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगी, चाहे वह उसके लिए गलत प्रूफ ही क्यों न लेकर आए। इधर ग्वानसिक और मीमी को दिखाया जाता है जहां पर वह लोग अब घर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद ये घर चले जाते हैं। ग्वानसिक मीमी को सबसे पहले उसकी मॉम के घर पर लेकर जाता है क्योंकि मीमी को उनसे वह सारे बदले लेने होते हैं जिसकी वजह से उसने होलिंग से शादी की थी और अपनी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल कर दी थी। मीमी की मॉम उसका सारा सामान निकालकर बाहर फेंक रही होती है और वहाँ पर ग्वानसिक को देखते ही वह डरने लगती है और मीमी से कहती है, तुझे पहले बताना तो चाहिए था कि ग्वानसिक आ रहा है। और वह ग्वानसिक के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और इनसे कहती है, बहुत हो गया तमाशा, आप सच्चाई दिखाओ अपनी। जिस पर वह और इनसे कहती है, तुम क्या बोल रही हो? और इंटरनेट टॉर्चर करने के लिए उनके घर की महंगी महंगी चीज़ें काटने लगती है। उधर मीमी का भाई भी ग्वानसिक से लड़ने आ जाता है, लेकिन ग्वानसिक से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। इधर उसकी मॉम से वह कहता है, बहुत जल्दी तुम लोग बेघर होने वाले हो क्योंकि तुमने मीमी के साथ सही नहीं किया। और साथ में वह मीमी की मम्मी को यह भी बोलता है कि तुम एक माँ बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी जैसी माँ जिसकी भी होगी उसके बच्चे की किस्मत फूट जाएगी। अगले सीन में मीमी ग्वानसिक से कहती है, जल्दी से एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाओ जिसमें यह लिखा होगा कि मुझे इन दोनों से कुछ मतलब नहीं है, ये अपने काम से काम रखें। और ऐसा ही होता है। मीमी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है, पर उसकी मॉम उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं होती है। पर ग्वानसिक उसके बेटे को इतना ज़्यादा मारता है कि वह डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है और हंसी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके आने के बाद उसकी मॉम के पास किसी का कॉल आता है। इधर ग्वानसिक को दिखाया जाता है जो मीमी को अपने साथ एक घर में ले जाने के लिए तैयार होता है और इनसे शौक होती है क्योंकि ग्वानसिक उसे एक घर में लेकर आया होता है और वही होता है जहाँ पर ग्वानसिक ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। और वह घबराती है और कहती है, तुम मुझे क्यों लेकर आए हो? मैं इस जगह को डिज़र्व नहीं करती हूँ। ग्वानसिक बोलता है, यह जगह हमेशा से तुम्हारी थी। तुम्हें पता है मैंने इस घर को बेच दिया था, पर फिर मैंने उसे ओनर से डबल प्राइस में ख़रीदा क्योंकि इससे मेरी और तुम्हारी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। और ये लोग एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है जो बहुत सारी उनकी फ़ोटोज़ लेकर आया होता है और ये लोग हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वानसिक उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है और उस डॉक्टर से कहता है, चाहे कितने भी पैसे लगें पर मीमी के चेहरे से इस दाग को हटा दो क्योंकि मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को इतना ज़्यादा पेन में नहीं देख सकता हूँ। डॉक्टर कहती है, टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मेरे मेथड से मीमी के चेहरे से यह दाग हट जाएगा। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीमी की सर्जरी शुरू हो रही होती है। मीमी की सर्जरी के बाद मीमी अब नॉर्मल दिखने लगती है और वह उतनी ही सुंदर हो जाती है। वह ग्वानसिक को हग करती है
और कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ में यह सारी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थीं। इधर ग्वानसिक ने अपनी फैमिली में से सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया होता है और यहाँ पर लिली बार बार उसे कॉल लगा रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ग्वानसिक उसके कॉल पिक नहीं कर रहा होता है। इधर मिमी ग्वानसिक को हक कर रही होती है, लेकिन ग्वानसिक कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी। लेकिन मिमी से कहती है, मैं बस तुमसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जब तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था तब तुमने मुझसे प्रॉपर तरीके से आकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी थी? ग्वानसिक उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि वह उसके बिना उसका हर दिन मौत के जैसा था। वह हर दिन उसके लिए रोता था, पर वह उसे नहीं देख सकता था क्योंकि मिमी तो जेल में जा चुकी थी। ग्वानसिक की इतनी इमोशनल वाली बातें सुनकर ये दोनों एक दूसरे को किस करने जा रहे होते हैं। तभी फिर से एक बार माहौल को अशांत करने के उद्देश्य से सुरक्षा कर्मचारी वहां पहुंचता है और ठीक उसी क्षण दृश्य में लिली और ग्वानसिक की मां का आगमन होता है। ग्वानसिक की मां स्पष्ट रूप से तीव्र असंतोष के साथ ग्वानसिक से कहती हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इस लड़की ने उस पर ऐसा क्या प्रभाव डाल दिया है कि वह अपनी ही भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ हो गया है। वह आगे कहती हैं कि वह उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि मिमी वह नहीं है जो वह प्रतीत होती है। वह लड़की अत्यंत चतुर और योजनाबद्ध है और ग्वानसिक को उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस पर ग्वानसिक कड़ा प्रतिवाद करता है और कहता है कि वह ऐसी बात कैसे कह सकती है। प्रत्युत्तर में उसकी माँ कहती हैं कि उनके पास इसके लिए प्रमाण मौजूद हैं। मिमी भी वहीं खड़ी होती है और कहती है, यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत कीजिए जो यह सिद्ध करता हो कि मैंने आपके ग्रैंडफादर का एक्सीडेंट किया है। इसके बाद वह एक वीडियो प्रस्तुत करती हैं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिमी ही उन सभी घटनाओं के पीछे है और उसने ही सबको मारा है। ग्वानसिक प्रतिक्रिया में कहता है कि यह सब एक भद्दा मजाक है और यह वीडियो पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है। तब उसकी माँ कहती हैं कि वह ऐसा कैसे कह सकता है जब यह वीडियो मिमी के वास्तविक भाई द्वारा ही उन्हें दिया गया है। इस पर ग्वानसिक स्पष्ट रूप से आग्रह करता है कि वह मिमी के रियल भाई से मिलना चाहता है और आदेश देता है कि उसे भीतर बुलाया जाए। मिमी का रियल भाई अंदर आता है और इसके साथ ही एक नया तमाशा स्टार्ट होता है, जिस पर मिमी का भाई आकर सबके सामने झूठ बोलना शुरू करता है और कहता है, मैंने देखा था मेरी बहन ने गाड़ी चलाना सीखी। लिली और वह एक कार से आई थी और उसने अपने बेटे और तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश की थी और तब मैंने यह वीडियो ले ली और जब मैंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है तो उल्टा वह मेरे ऊपर भड़क पड़ी और कहने लगी कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपना मुंह मत खोलो, इसलिए मुझे शांत रहना पड़ा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर लिली ने उसे पैसे दिए होते हैं, ये सब कुछ झूठ बोलने के लिए। यहाँ पर ग्वानसिक की माँ उससे कह रही होती है कि मेरी बात का यकीन करो, ये लड़की बस दूसरों को बर्बाद करती है, तुम इसे छोड़ दो और इसे जेल में जाने दो, तुम इस लिली से शादी कर लो। ग्वानसिक को अब उसके भाई की बातों पर यकीन होने लगता है और वह मिमी से कहता है, मुझे लगता है कि ये वीडियो रियल है। मिमी कहती है, तुम उनकी बातों में कैसे आ रहे हो, मेरी बात का यकीन करो। जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हें लगता है कि यह वीडियो फेक है, मैंने इसका प्रूफ भी निकलवाया है। और वह ग्वानसिक को वह रिपोर्ट दिखाते हैं और कहती है, मैंने इसे सेंट्रल ब्यूरो से इन्वेस्टिगेट करवाया है और ये वीडियो रियल है। जिस पर ग्वानसिक उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और उनसे कहता है, इन पर भी यही सच्चाई लिखी हुई है। मिमी कहती है, उस मोमेंट पर मेरा बेटा वहाँ था तो शायद वह बता सकता है। आखिर क्या चीज़ है? जिस पर लिली कहती है, क्या तमाशा लगा रखा है, एक छोटा सा बच्चा कैसे डिसाइड करेगा कि आखिर उस मोमेंट पर वहाँ क्या हुआ था। और वह अपने बच्चे को फ़ोन लगाती है और उससे पूछती है, आकर वहाँ पर ग्रैंडफादर से क्या कह रहे थे। जिस पर उसका बेटा बताता है कि ग्रैंडफादर को पता चल गया था कि मैं अपने फादर का ही बेटा हूँ और उन्होंने मुझसे बोला था कि वह मुझे शॉपिंग कर ले जाएंगे। पहले तो उसकी बातों से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा होता है, फिर वह अपने मॉम को बताता है कि ग्रैंडफादर ने नीचे झुककर मुझे हक भी किया था, वह बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हुए थे। जिस पर मिमी को क्लियर हो जाता है और वह कहती है, इस वीडियो में ग्रैंडफादर सीधे खड़े हुए हैं और हमारे कपड़ों के कलर भी थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, तो ये प्रूफ होता है कि ये वीडियो फेक है। जिस पर अब वह लोग उस लड़के से पूछते हैं, तो मुझे बताओ क्या सच्चाई है। जिस पर वह लड़का घबरा जाता है और सारा इल्ज़ाम लिली के ऊपर डाल देता है और कहता है, इसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और इसने मुझे लालच दिया था
था कि ये मुझे तुम्हारी कंपनी का मालिक बना देगी, इसलिए मैंने अपनी बहन के अगेंस्ट में ये सारे स्टेटमेंट दिए। मीमी कहती है मैंने ऐसा नहीं किया है, जिस पर वह लड़का कहता है मेरे पास प्रूफ है, और वह लिली के अगेंस्ट प्रूफ खड़े सभी लोगों को दिखाता है, जिस पर लिली घबरा जाती है और वह कहती है ग्वानसिक की माँ से कि मैं ग्वानसिक को इतना टाइम से फॉलो कर रही थी, पर उसने कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं की, इसलिए मुझे ऐसा स्टेप लेना पड़ा। जिस पर उसकी माँ कहती हैं मैं अंधी हो गई थी, जो मैंने तुम्हारे जैसी लड़की को ट्रस्ट किया और सोचा कि तुम अच्छी हो, पर तुमने तो मेरे फैमिली मेंबर को मार दिया। तुम तो एक मर्डर निकली, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। और वह अपने गार्ड से बोलकर उस लड़की को जेल में भिजवा देती है। फिर इधर हम देखते हैं ग्वानसिक को, जो अपनी माँ से कहता है मॉम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीमी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है, आपकी 5 साल पहले से क्या बात हुई थी। जिस पर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं बस तुम्हें करियर में ग्रो करता हुआ देखना चाहती थी, मेरी इसमें और कोई गलती नहीं थी। जिस पर अब मीमी के कहने पर ग्वानसिक अपनी माँ को माफ़ कर देता है। अब यह लोग एक साथ हो जाते हैं। अब ग्वानसिक की माँ को ना चाहते हुए भी मीमी का ध्यान रखना पड़ता है, जिस पर ग्वानसिक उन्हें टास्क देता है कि मीमी की सर्जरी होने तक उसकी माँ उसके बेटे का ध्यान रखेंगी। उसकी माँ तैयार होती है ऐसा काम करने के लिए, और वह जाकर ग्वानसिक के बेटे को पहले स्कूल से लेकर आती हैं और उसके साथ घर आकर बहुत अच्छे से खेलती है। थोड़ी देर बाद ग्वानसिक घर आकर चेक करता है कि उसकी माँ उसके बेटे के साथ कैसे हैं, और वह देखता है कि वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। इधर मीमी को दिखाया जाता है, जो कहती है जब ग्वानसिक लिली से डिवोर्स ले लेगा तो वह सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि वह ग्वानसिक के साथ रिलेशनशिप में है और वह दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए उसने एक वेडिंग रिंग बनवाई है और वह उस रिंग को देख रही होती है। तभी ग्वानसिक उसके पास आता है और उसे कहता है आज वह टाइम आ गया है जब तुम फाइनली एक लास्ट सर्जरी के अंदर जाना है, जिससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मीमी कहती है मुझे पता है, तुम जब तक मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं होगा। ग्वानसिक उसे जैसे तैसे करके ऑपरेशन थिएटर तक छोड़कर आता है, पर उसका दिल यह बात नहीं मान रहा होता है। मीमी की सर्जरी हो रही होती है। ग्वानसिक उसके बिस्तर पर आकर चेक करता है तो उसे वही रिंग मिलती है और वह देखता है कि मीमी ने उसके 5 साल पहले के जितने भी मैसेज होते हैं उन सब पर रिस्पॉन्स किया होता है। वह इमोशनल हो जाता है उनको पढ़कर। अब धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। अब लास्ट का मेन सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ग्वानसिक को बेस्ट एक्टिंग के लिए अवार्ड मिल रहा होता है और वह इसके लिए अवार्ड शो में बैठी मीमी को स्टेज पर बुलाना चाहता था, लेकिन तभी मीमी को कोई आकर बताता है कि उसे बाहर कोई बुला रहा है। मीमी उसके साथ जाने लगती है, पर वह लड़की जाकर मीमी को एक रूम में जाकर लॉक कर देती है। मीमी हैरान होती है ऐसा क्यों किया, और जब वह रूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर हो लिंग होता है। हो लिंग कहता है मैंने बहुत कोशिश की तो मैं तुम्हें अपना बनाने की, पर अब मैं तुम्हें। इधर वह मीमी को टॉर्चर कर रहा होता है। उधर ग्वानसिक को पता चलता है कि मीमी यहाँ पर नहीं है और वह तो ढूंढता ढूंढता उस रूम तक पहुँच जाता है और वह जैसे ही देखता है कि हुओलिंग मीमी के ऊपर अटैक कर रहा है, ग्वानसिक को धक्का देकर उससे गिरा देता है और उससे बराबर लड़कर उसको वहीं बेहोश कर देता है। वह मीमी को समझाता है कि वह दोबारा ऐसे उसे बिना बताए किसी के भी कहने पर कहीं भी न जाए, और उसके बाद मीमी मान जाती है और अपनी गलती पर सॉरी भी बोलती है। लेकिन तभी हुओलिंग को दोबारा से होश आ जाता है और वह पेपर स्प्रे मीमी के ऊपर फेंकने वाला होता है, पर वह सारा पेपर स्प्रे ग्वानसिक की आंखों पर गिर जाता है, जिस पर मीमी जैसे ही जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती। अब हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब ग्वानसिक की आंखों को थोड़ा रिकवर होने में डॉक्टर ने टाइम बताया होता है और अब यह लोग अपने घर आ गए होते हैं और ग्वानसिक को छेड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अचानक से ग्वानसिक कहता है कि मेरी आंखें ठीक हैं और मैं तो तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ वह, और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और मीमी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों लास्ट में एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।